दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी अर्थात भूगोल का चैप्टर 5 देखेंगे। इसके पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर करके हमने अच्छे से समझाया हुआ है और सिलेबस भी बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी क्लासेस, उसमें सभी क्लासेस आपको उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब हर एक चैप्टर जो भी कराया जाए उसका नोट्स आप हैंड रिटन नहीं पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, अच्छे से प्रिंटेड फॉर्म में, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के मतलब जितने भी चैप्टर्स कराए जाते हैं उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर 5 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान किस प्रकार से धीरे धीरे हमारे भूगोलवेत्ताओं ने हमारे बीच में प्रस्तुत किया, मतलब धीरे धीरे बताया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूविज्ञान का विषय वस्तु है, किंतु चूंकि पृथ्वी की ऊपरी धरातल के स्वरूप का उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है, अतः भूगोल में भी इसका अध्ययन कितना आवश्यक है, मतलब इसका अध्ययन करना भूगोल में भी आवश्यक है। क्योंकि हम भूगोल में उसके ऊपरी परत की, हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत पर होने वाली सभी घटनाओं को भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं, भूगोल में हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो पृथ्वी का ऊपरी धरातल है, उसका जो सतह है, उसका आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए हमें भूगोल में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी पढ़ना आवश्यक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी तथ्यों के अधिक निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भूगर्भ संबंधी जो भी जानकारी हमें उपलब्ध है, हम अनेक प्रत्यक्ष व परोक्ष स्रोतों द्वारा प्राप्त की गई है। हम जो है इन अपनी पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटेंगे, मतलब उनके स्रोतों के बारे में किस प्रकार से हमें उनकी जानकारी मिलती है। इन्हें हमें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा? अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव व तापक्रम के अनुसार हम देखेंगे हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु आपको दी जाए, आपको उसके बारे में बोला जाए कि आप इसको बताइए, आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो, तो सबसे पहले आप उसका इमेजिन करेंगे, मतलब क्या क्या यूज हो सकता है। आपको पूछा जाए क्या यूज हो सकता है, इसका क्या कार्य है, मतलब इसकी संरचना कैसी है, तो आप सबसे पहले इमेजिन करेंगे, आपके रिसोर्स करेंगे, मतलब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आपकी दृष्टि से जो भी होगा वह बताया जाएंगे, आप हमारे सामने अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। उसी प्रकार शुरुआत में अन्य विद्वानों ने अलग अलग रिसर्च के माध्यम से पृथ्वी की संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में बताया। सर्वप्रथम अप्राकृतिक स्रोतों के बारे में, जैसे कि घनत्व, दबाव व तापक्रम की दृष्टि से। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जो सिद्धांत है हमने आपको पहले के चैप्टर्स में पढ़ाए हुए हैं, तो उससे संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी हो सकती है, उसके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया जाएगा। फिर प्राकृतिक स्रोत जो हैं ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप विज्ञान, आणविक एवं पृथ्वी की भूतापी स्थिति के स्रोत से हम देखेंगे अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस, जिसमें हमारा पहला क्या है? घनत्व। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में पृथ्वी पर घनत्व के वितरण प्रतिरूप से काफ़ी जानकारी मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही इसके घनत्व का प्रारूप निश्चित हो गया है, जिसके अनुसार कम घनत्व वाली चट्टानें ऊपर सतह पर तथा उत्तरोत्तर गहराई की ओर अधिक घनत्व वाली परतें विस्तृत हैं। घनत्व के अनुसार इसका जब विश्लेषण किया जाता है तो वह कहते हैं जिसका घनत्व कम है वो चट्टानें ऊपर हैं, ऊपरी सतह पर हैं, और जिसकी गहराई मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है वह नीचे हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पिंड का घनत्व 5.5 आंका गया है। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर अधिकांशतः परतदार चट्टानें विस्तृत हैं। इनका आपेक्षिक घनत्व 2.7 है। परतदार चट्टानों के नीचे आग्नेय चट्टानों के जमाव पर पाए जाते हैं, जिनका घनत्व 2.9 से 3.5 के मध्य हैं। आगे हम देखेंगे अधिकांश सागर तली पर ऐसी ही संरचना पाई जाती है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग या भूक्रोड जो है उसका घनत्व 11 से भी अधिक
अनुमानित किया गया है। यदि संपूर्ण पृथ्वी धरातल की ऊपरी परत जैसे पदार्थों से बनी होती तो इसका घनत्व एवं भार वर्तमान से आधा होता। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के केंद्र में अधिक भारी पदार्थ विद्यमान है। घनत्व के दृष्टि से इसमें जब बताया गया तो जो पृथ्वी का केंद्र है उसमें अत्यंत भारी पदार्थ विद्यमान है। तो हमारा अगला जो है स्रोत, मतलब अगला जो तत्व है दबाव। चट्टानों की दबाव क्षमता उनके कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थानों पर निर्भर करती है। भौतिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उनके भार का दबाव भी बढ़ता जाता है। धरातल से ज्यों-ज्यों हम केंद्र की ओर जाएंगे त्यों-त्यों पदार्थ का भार एवं दबाव बढ़ता जाएगा। मतलब जिस प्रकार से मतलब पृथ्वी के केंद्र में हम जाने का प्रयास करें तो जिस प्रकार से हम अंदर जाएंगे उतना उसका भार दबाव बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में यह बात माना गया कि शैलों का भार तथा दबाव बढ़ने के कारण ही पृथ्वी के अंतरतम या क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है, किंतु अब नवीनतम अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो गया है कि दबाव के कारण शैलों में घनत्व एक सीमा तक ही बढ़ता है, उसके बाद नहीं। अर्थात जो क्रोड है उसका अधिक घनत्व मात्र अधिक दबाव के कारण ही नहीं अपितु भारी धात्विक दाबों के कारण है। मतलब उसका जो एक प्रकार से अधिक दबाव है वह उसके दाब के कारण भी है। पृथ्वी के चुंबकत्व का विकास भी इसी प्रकार हुआ। क्रोड के चारों ओर शैल की एक परत है जिसका निर्माण मुख्यतः रवेदार शैलों से हुआ है। घनत्व व दबाव दोनों से साधनों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस तथा भूपृष्ठ के पदार्थ से है। आगे देखेंगे हम तापमान। ये हम अभी उसके स्रोत के बारे में आपको बता रहे हैं किस प्रकार से उसको देखा जा सकता है। फिर हम उस लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि नवीनतम आधार पर जो है वह आंतरिक संरचना को कैसे देखा जाता है, चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं तापमान से कैसे आंतरिक सोर्सों का मतलब आंतरिक संरचना का एक प्रकार से कैसे लोगों ने अनुमान लगाया था। पृथ्वी में गहराई के अनुसार तापमान बढ़ता जाता है। इसकी वृद्धि दर प्रति 32 मीटर गहराई 1 डिग्री सेल्सियस है। मतलब 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है ताप में। इस आधार पर भूगर्भ के तापमान में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी वहाँ कोई भी खनिज या शैल ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब ताप के माध्यम से कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक जो रचना है उसमें सभी जो हैं वह किस प्रकार से हैं, मतलब एक प्रकार से द्रव के रूप में है। खनिज शैल ठोस अवस्था में वह नहीं पाए जा सकते क्योंकि आंतरिक में बहुत ज़्यादा ताप रहता है। इसका प्रमाण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलते तप्त लावा को माना गया है। मतलब जो लावा निकलता है उससे थोड़ा प्रमाण माना गया कि यह बात सत्य हो सकती है। इस आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है, किंतु इसके विपक्ष में वैज्ञानिकों का कहना है कि दवाई जो गहराई है उस पर दबाव की वृद्धि भी होती है जिससे शैलों का द्रवणांक बिंदु बढ़ जाता है एवं शैलें ठोस ही रहती हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट में तापमान की वृद्धि दर का परिकलन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि विवर्तनिकी रूप से सक्रिय क्षेत्रों में सतह से 40 किलोमीटर की गहराई पर तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि स्थिर व शांत प्रदेशों में इसी गहराई पर तापमान 500 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इस प्रकार तापमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अर्थात जो तापमान के अनुसार बताया गया कि जिस प्रकार हम पृथ्वी के आंतरिक सतह में मतलब केंद्र की तरफ बढ़ते जाएंगे उसका ताप भी बढ़ता जाएगा, और ताप बढ़ता जाएगा तो जो वहाँ के पदार्थ हैं वह तरल अवस्था में रहेंगे। लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि जब अंदर जाएंगे केंद्र की तरफ जाएंगे तो उसका दबाव भी बढ़ता जाएगा और दबाव के कारण वह जो तरल पदार्थ है एक प्रकार से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। हम देखें उपर्युक्त जो साधनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की पूर्णतः स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। हमने जो भी देखा घनत्व से देखा, दाब से देखा, जो तापमान है, तीनों जो हमारे साधन हैं तीनों से आंतरिक भाग की पूर्णतः एक प्रकार से विशिष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। अनेक प्रश्नों का भी उत्तर देना है। वुलरिज एवं मार्गन के अनुसार उच्च ताप व दाब की दशाओं में अभी और शोध व प्रयोगों की आवश्यकता है। आगे हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य। हमारा दूसरा जो था एक प्रकार से दूसरे में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इसके उत्पत्ति संबंधी साक्ष्यों से आंके तो यह बड़ा प्रश्न जटिल हो जाता है।
क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सभी साक्ष्य अपने में एक मत नहीं है। मतलब जितने भी साक्ष्य हमने आपको सिद्धांत बताए थे, हमने यह भी आपको बताया था कि जो वह सिद्धांत बताते हैं एक प्रकार से अन्य जो विद्वान हैं उनके द्वारा आलोचनाएं की गई, उनमें सुधार किए गए, धीरे धीरे पृथ्वी के सिद्धांत में आधारभूत एक प्रकार से सुधार हुए और वह सही पता चला। किस प्रकार से हमने आपको वह चैप्टर में बताया हुआ था। विद्वानों ने पृथ्वी को ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में माना है। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, लाप्लास की निहारिका कल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति गैसीय निहारिका से मानी गई है। इन सभी परिकल्पनाओं को हमने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भूगर्भ वायव्य अवस्था में होना चाहिए। ग्रहाणु परिकल्पना में पृथ्वी का निर्माण एक प्रकार के ठोस कणों में एकत्रित होने से हुआ है, अतः संपूर्ण पृथ्वी ठोस अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन ज्वारीय परिकल्पना भूगर्भ को तरल अवस्था में ही प्रमाणित कर देती है। इन साक्ष्यों के अतिरिक्त जो हमारी और परिकल्पनाएं थी, द्वैतारक परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, वोन विशेषकर की परिकल्पना, ओटोमिड की अंतरा तारक धूल परिकल्पना जो थी, जो भी अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया गया था, इन सभी मतों में पृथ्वी के भूगर्भ की संरचना का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, अतः इस संबंध में अन्य साधनों का ही सहारा लेना होगा। तो एक प्रकार से सिद्धांतों से भी हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका पता नहीं चलता है। तो आगे हम देखेंगे प्राकृतिक साधन से। प्राकृतिक साधन कौन कौन सा है? ज्वालामुखी उद्गार। सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार में ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तप्त लावा, गैसें, धूल, राख, वाष्प इत्यादि पदार्थों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक अवस्था का पता लगाने में सहायता एक प्रकार से मिलती है कि किस प्रकार से ज्वालामुखी निकलती है। तो हो सकता है तरल हो, फिर उसमें जो तप्त लावा है, गैस भी है, प्रकार से धूल भी है, राख भी है, वाष्प भी निकलता है हमारी पृथ्वी के अंदर से। तो इन सभी चीज़ों को जो आंतरिक अवस्थाएं हैं उससे हमें पता लगाने में सहायता मिलती है। ज्वालामुखी क्रिया से निष्कासित लावा का स्रोत जो है पृथ्वी के भीतर स्थित मैग्मा भंडार है। यद्यपि पृथ्वी के आंतरिक भाग पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण ऊंचे तापक्रम पर भी शैलें पिघलती नहीं हैं, किंतु जब कभी भी भूपृष्ठ पर असंतुलन या दरार पड़ जाती है तो आंतरिक शैलों पर ऊपरी परतों का दबाव घट जाता है। इसके फलस्वरूप शैलों का द्रवणांक जो है वह गिर जाता है और वे पिघलकर लावा के रूप में बाहर आ जाती हैं। चूँकि लावा व अन्य पदार्थों का निकासी धरातल के मात्र 50 किलोमीटर नीचे से मानी जाती है, अतः संपूर्ण पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्टीकरण इससे भी संभव नहीं है। फिर आता है भूकंप विज्ञान के जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस ऑफ सिस्मोलॉजी। तो भूकंप का विज्ञान अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली विज्ञान की शाखा जो होती है भूकंप विज्ञान कहलाती है। एक प्रकार से जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से आता है, उसके क्या कारण होते हैं, उन सभी चीज़ों का जिसमें अध्ययन करते हैं तो उसे भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप विज्ञान द्वारा भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंपी तरंगों का उद्गम होता है वह क्या कहलाता है? भूकंप मूल या केंद्र कहलाता है, तथा भूकंप मूल के ठीक ऊपर भूपटल पर जो केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो जो भूकंप होती है, भूकंप आती है तो अलग अलग तरंगों के माध्यम से आती है। तो अलग अलग तरंग जो आती हैं वह किस कारण से आती हैं, उन्हीं कारणों की वजह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी एक प्रकार से वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे हमारा जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है भूगर्भ की विभिन्न परतें एवं उनकी रासायनिक संरचना। इसमें ही आपको धीरे ये नवीन जो मान्यताएं हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने क्या माना था कि कितने परत हैं हमारी या पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, सभी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही जो विविध खनिज पृथ्वी पर पाए जाते हैं वही इसकी विशेष रासायनिक संरचना को बनाते हैं, किंतु ऐसी खनिज एवं उसके यौगिकों से बनी चट्टानों का वितरण सभी भागों में एक सा नहीं है। इसी कारण उनमें गहराई के अनुसार तापमान, घनत्व, दबाव बढ़ने के साथ परिवर्तन आ जाता है। मतलब जैसे कहीं कहीं की आंतरिक संरचना जो होती है वहाँ पर कुछ खनिज पदार्थ निकलते हैं, कहीं कुछ निकलते हैं, कहीं सोना, चांदी, कोयला। तो अलग अलग जगहों के
अलग अलग ताप हैं, वहाँ पर अंदर घनत्व कितना है, दबाव कितने हैं, या वहाँ पर क्या रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उनके अनुसार खनिज निकलते हैं। तो अलग अलग जगहों की आंतरिक संरचना को अलग अलग माना गया है। यह परिवर्तन प्रायः विविध मोटी परतों में पाया जाता है। पृथ्वी को वाहनों के रासायनिक संगठन को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये चट्टानों हैं, पृथ्वी को चट्टानों के रासायनिक संगठन को ध्यान में रखते हुए अनेक चट्टानें जो हैं रासायनिक संगठन को ध्यान में रखकर अनेक विद्वानों ने भिन्न भिन्न परतों में बांटा हुआ है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो चलिए उन संरचनाओं को, उन परतों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे स्वेस के अनुसार हमारी पृथ्वी की संरचना उन्होंने किस प्रकार से बताई है, अर्थात हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उन्होंने कितनी परत में बांटा हुआ है। ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस ने 1860 में पृथ्वी के आंतरिक भाग को चट्टानों की रासायनिक संरचना में होने वाले स्पष्ट अंतर के आधार पर 3 परतों में बांटा था। कौन कौन सी परत हैं? उन्होंने सबसे पहले परत का नाम सियाल रखा था। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर विस्तृत परतदार चट्टानों के ठीक नीचे सियाल परत फैली हुई है। इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता रहती है। इसके आधार पर इसका नाम सिलिका एल, ये एल्युमिनियम को एल कहते हैं और सिलिका को एसआई, तो इन दोनों को मिलाकर सियाल बना दिया गया। ये जो परत है, ऊपरी परत, इसमें सिलिका एवं एल्युमिनियम तत्वों की अधिकता होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, सियाल। इसका घनत्व 2.4 से 2.9 के मध्य रहता है। यहाँ की प्रमुख चट्टानें जो हैं ग्रेनाइट समूह से संबंधित हैं। इस परत की मोटाई महासागरों की तली के निकट कम है। यह 50 से 300 किलोमीटर तक मानी गई है। महाद्वीपों की रचना मुख्यतः इसी परत से मानी जाती है। कौन सी परत से? सियाल से। अगली हमारी कौन सी है, मतलब स्वेस के अनुसार सीमा। सियाल के ठीक नीचे सीमा परत का विस्तार है। यहाँ पर सिलिका एवं मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सीमा रखा गया है। और यहाँ पर भारी व क्षारीय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। यहाँ का घनत्व 2.9 से 4.7 के मध्य रहता है। इस परत की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक है। इसमें भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ का घनत्व 5.5 तक भी रहता है। आगे इन्होंने तीसरा जो परत बताया उसे निफे इन्होंने कहा। सीमा के निचले तल से लेकर पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक चारों ओर इसका विस्तार है और इसे केंद्रीय परत या भूक्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर निकिल एवं लोहा जो है जैसे अधिक भारी एवं चुंबकीय गुणों वाली धातुओं की अधिकता पाई जाती है और पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी इसी कारण से है। ऐसा कौन कहते हैं? स्वेस महोदय। यहाँ की चट्टानों का घनत्व 11 तक है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से भूकेंद्र तक है। इस मध्य पिंड का व्यास लगभग 7000 किलोमीटर है। आगे हम देखेंगे, इसको हम आपको दिखाते हैं सियाल आपका कैसे उन्होंने बताया हुआ है। देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, उन्होंने सबसे पहली परत को सियाल बताया हुआ है। ये जो पहली परत है इसका नाम सियाल बताया हुआ है। फिर उसके बाद सीमा, फिर निफे, ये केंद्रीय परत उन्होंने बताया। किसने? स्वेस महोदय ने बताया है। फिर आगे हम देखेंगे नवीन जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर। इसके बात करें तो जो स्वेस का वर्गीकरण है आज भी मोटे तौर पर मान्य है, किंतु परवर्ती काल में ज्ञात होने वाली विशिष्ट एवं स्पष्ट जानकारी के आधार पर केंद्रीय मान को छोड़कर शेष परतों की संख्या, मोटाई, संरचना आदि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, उसका जब रिसर्च होता है, जब खोज होता है, तो शुरुआती दौर में कुछ लोग जो बताते हैं वह उसकी आलोचना होती है, उसमें गलतियां निकाली जाती हैं, फिर धीरे धीरे अंत तक सही हो जाता है। तो नवीन हमारी जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर हम देखेंगे, अर्थात हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कितनी परत है उसको अब हम जानेंगे। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हमारी जो परतें हैं वो आधुनिक युग में जो मानी जाती हैं वही हैं, नवीन मान्यताएं आपको बताई जा रही हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के विषय में उपर्युक्त मान्यताएं परंपरागत मानी जाती हैं। जो हमने पहले कई विद्वानों ने बताया वह परंपरागत मानी जाती है और वर्तमान में भूकंप विज्ञान, भूकंप तरंगों की गति के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को अग्र 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पहले खंड को क्या कहा जाता है? पहले खंड को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी का वह तल जिस पर जैव संसार बसा है और इसी से निर्मित है, जिस पर यह हमारा जैव संसार बसा हुआ है वह क्रस्ट कहलाती है। यह 2
भिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहला सागरी तल ओशियानिक क्रस्ट। विश्व धरातल के 79% भाग पर सागरी तल का विस्तार है। यह तल अधिकांशतः भारी आग्नेय चट्टानों का तथा प्रायः समान संरचना वाला है। इसकी मोटाई 6 से 10 किलोमीटर मानी जाती है। जो हमारी सागरी तल है उसकी मोटाई कितनी मानी जाती है? 6 से 10 किलोमीटर मानी जाती है। अगला हमारा है महाद्वीपीय तल। यह तल 25 से 50 किलोमीटर की मोटाई पे महाद्वीपों के नीचे पाया जाता है और इसकी संरचना सर्वत्र एक समान नहीं है। इसकी ऊपरी परत प्रायः अवसादी व आग्नेय शैलों से निर्मित है। यहाँ निचले व मध्य के भाग पर आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनमें मैग्मा चेंबर भी शामिल है। इससे नीचे का भाग भूकंपीय एवं अस्थिर क्षेत्र होता है। जो हमारा महाद्वीपीय तल है उसकी मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? 25 से 50 किलोमीटर मानी जाती है। यानी हमने बात की पहला तल का। फिर हमारा दूसरा कहलाता है मैंटल। मैंटल जो है वह भूपर्पटी या क्रस्ट के नीचे का भाग है, वह मैंटल कहलाता है। इसमें पृथ्वी का अधिकांश आयतन पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 4.5। इससे स्पष्ट है कि भाग जो क्रस्ट है उसकी अपेक्षा, जो हमारा पहला भाग क्रस्ट है उसकी अपेक्षा भारी चट्टानों से निर्मित है। यह जो मैंटल भाग है वह क्रस्ट की अपेक्षा भारी चट्टानों से निर्मित है तथा इस भाग में सिलिकेटों की जो अधिकता पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम लोहा धातु भी मिलता है। हमारा जो मैंटल है इस भाग में जो है प्राथमिक तरंगों की गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और मैंटल की मोटाई पृथ्वी के अर्धव्यास से आधी तथा 3000 किलोमीटर है। जो हमारे मैंटल की मोटाई है पृथ्वी की जो अर्धव्यास है उसकी आधी, मतलब हमारा जो पृथ्वी का अर्धव्यास है उसकी भी आधी जो है 3000 किलोमीटर लगभग हमारी मैंटल की मोटाई है। भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर मैंटल के 2 उपभागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है ऊपरी मैंटल, ऊपरी मैंटल, अपर मैंटल। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया कि भूतल के निचले भाग से ऊपरी मैंटल के मध्य भूकंपीय तरंगों की गति में परिवर्तन हो जाता है। जो हमारा निचले भाग से ऊपरी मैंटल है उसके मध्य जो है निचला मैंटल जो है ऊपरा मैंटल जो है दोनों के बीच में भूकंपीय तरंगों की गति जो है परिवर्तित हो जाती है। अतः क्रस्ट और ऊपरी मैंटल के मध्य चट्टानों की संरचना एवं घनत्व स्वरूप में अनियमितता की स्थिति पाई जाती है। एक प्रकार से ऊपरी मैंटल, फिर आता है क्रस्ट, क्रस्ट ऊपरी मैंटल, फिर निम्न मैंटल आएगी। तो ऊपरी मैंटल और क्रस्ट के बीच में जो संरचना है उसमें क्या माना जाता है? घनत्व उसका जो है उसका स्वरूप जो है उसमें अनियमितता मानी जाती है। मतलब अनियमितता अर्थात स्थिरता पाई जाती है, स्थिति उसकी रहती है। ऊपरी मैंटल की मोटाई भूतल के निचले भाग से 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। ऊपरी मैंटल एवं निचले मैंटल के बीच में संक्रमण क्षेत्र भी पाया जाता है। अब आ गई बात निम्न मैंटल की। निम्न मैंटल परत की मोटाई 2200 किलोमीटर मानी गई है। इस भाग में तापमान बहुत ऊंचे रहते हैं। यह तरंगों के प्रवाह से पता चलता है कि यह निश्चित रूप से ठोस भाग है। जो निम्न मैंटल है वह ठोस भाग है। यहाँ घनत्व में क्रमशः वृद्धि एवं दबाव की अधिकता के कारण भूकंपीय तरंगों की गति अधिक पाई जाती है। अनेक वैज्ञानिकों का मत है कि सिलिकेट खनिज में लोहे की मात्रा गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जिससे इस भाग का घनत्व अधिक हो गया है और ऊपरी मैंटल और निम्न मैंटल के मध्य 300 किलोमीटर चौड़ा जो है वह संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है। इसका ज्ञान आज भी जो कि अधूरा है। संक्रमण क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं प्राप्त है। फिर अगला आता है हमारा कोर अथवा केंद्रीय भाग। पृथ्वी के केंद्रीय भाग की मोटाई लगभग 3400 किलोमीटर मानी जाती है। इस भाग में सर्वाधिक घनत्व 10 से 11 पाया जाता है और इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है तथा समस्त द्रव्यमान का 32% है। इस भाग में पी तरंगे ही प्रवेश कर पाती हैं। इस भाग में लोहे और निकिल धातुओं की अधिकता है एवं इसके मध्यवर्ती पिंड में लचीलापन भी है। कोर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? एक बाह्य कोर, बाह्य कोर के बारे में हम जानेंगे, फिर निम्न कोर के बारे में। बाह्य कोर का विस्तार पृथ्वी के भीतर 2900 किलोमीटर से 5290 किलोमीटर गहराई तक है, अर्थात 2390 किलोमीटर तक माना जाता है। इस परत में भूकंपीय यस तरंगें प्रविष्ट नहीं हो पाती हैं, अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि यह परत द्रव पदार्थ
या उसके समकक्ष गुण वाले तत्वों से निर्मित होनी चाहिए। फिर आता है हमारा आंतरिक कोर या भूक्रोड, इनर कोर। पृथ्वी के ऊपरी धरातल से केंद्र की ओर 5200 किलोमीटर की गहराई से 6371 किलोमीटर तक अर्थात 1171 किलोमीटर तक माना गया है। इस भाग का घनत्व 11 से 13.6 तक है, अतः इस भाग को ठोस जैसा माना गया है। पी तरंग की गति इस भाग में 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग अथवा भूक्रोड की रचना लोहे, निकिल एवं भारी सिलिकेट मिश्रित धातु के पिंड से हुई है। ये देखिए आपकी जो संरचना है नवीन मान्यताओं के आधार पर, ये है हमारी आंतरिक कोड, यह बाह्य क्रोड। फिर आता है निम्न मेंटल और फिर आता है संक्रमण क्षेत्र, फिर ऊपरी मेंटल आता है, फिर उसके ऊपर क्या आता है, क्रस्ट आता है जिस पे आप निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की बताई गई है, जो कि आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है, फिर ऊपरी मेंटल, फिर निम्न मेंटल और बीच में एक संरक्षण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र होता है जो कि 300 किलोमीटर लगभग होता है, जिसके बारे में जानकारी अभी तक ज़्यादा उपलब्ध हो नहीं पाई है। फिर क्रोड आता है, क्रोड में भी दो भाग हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक कोड। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति का बाद जो हमने यह चैप्टर पढ़ाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वह चैप्टर पढ़ सकें। और आप रिवीजन करना चाहते हैं या अपना इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो PDF नोट्स आपको कहाँ प्राप्त होंगी, टेलीग्राम चैनल पर, उसको भी ज्वाइन करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।